भारी उतार चढ़ाव के बीच बाजार आज लाल निशान में बंद हुए। शुरुआत हम बाजार की खबरों से कर रहे हैं। सेंसेक्स की अगर बात करें तो आज 168 अंक ऊपर 58,310 पर खुला। इसने 58,569 का ऊपरी और 57,780 का निचला स्तर बनाया। इस तरह निफ्टी 17,408 पर खुला और 17,257 का निचला स्तर और 17,490 का ऊपरी स्तर बनाया। निफ्टी के नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप, बैंक और फाइनेंशियल इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में निफ्टी 30 अंक फिसलकर 17,322 पर बंद हुआ। इसी तरह 145 अंक टूटकर 57,997 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में गिरावट के लिए रूस यूक्रेन के बीच तनाव भी एक अहम फैक्टर रहा। और मार्केट में आज कहां सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़ गई हैं देवांशी आशर। देवांशी, बताइए आज मार्केट का एक्शन बताएं। जी बिल्कुल, आप देखिए आज काफी उतार चढ़ाव के बाद बाजार एकदम सपाट बंद होते हुए दिखे थे, लेकिन लाल निशान में आज बाजार बंद हुए हैं। निफ्टी में अगर देखें तो करीब 30 अंकों की गिरावट थी। निफ्टी बैंक में ज्यादा गिरावट देखने मिली, करीब 210 अंकों की गिरावट के साथ आज बाजार बंद होते हुए दिखे। और सेंसेक्स में भी करीब 150 अंकों की गिरावट आज देखने मिली थी। और रूस और यूक्रेन के बीच में जिस तरह से तनाव थे, उस बीच जो खबरें आती हुई दिखी उसी पर मार्केट्स आज रिएक्ट करते हुए दिखे। ग्लोबल मार्केट्स पर भी आज रिएक्शन देखने मिला, लेकिन लाल निशान में बाजार बंद हुए हैं। ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज जो मार्केट्स में देखने मिले थे। निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो डीवीज लैब, ओएनजीसी, आईओसी, एचडीएफसी लाइफ, ये सारे स्टॉक्स थे जहां पे अच्छी खरीदारी देखने मिली। लेकिन दूसरी तरफ अगर लूजर्स की बात करें तो लिस्ट लंबी थी। आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, जो हेवी वेट्स थे वहां पे हमने देखा एकदम फ्लैट क्लोजिंग आज की ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली। इसके साथ ही आज जो हाईलाइट थे दिन के वो एनबीएफसी स्टॉक्स रहे हैं, जो आरबीआई का कल शाम सर्कुलर आता हुआ दिखा कि उनकी जो डेडलाइन थी एनपीएस को रिकॉग्नाइज करने की वो आगे बढ़ा दी गई थी 6 महीने के लिए, अब सितंबर में किया जाएगा। वो काफी पॉजिटिव था और इसी के चलते जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एनबीएफसी थी उन सबको राहत मिलती हुई दिखी। एमएनएम फाइनेंस सबसे ज्यादा रिएक्ट करता हुआ, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण काफी पॉजिटिव, पीएनबी हाउसिंग, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इन सब में आज हरे निशान में कामकाज होता हुआ दिखा। क्रिसिल नतीजे काफी अच्छे थे, इसका इम्पैक्ट देखने मिला था। और इसके साथ ही जो शुगर स्टॉक्स हैं, फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं, इनमें लगातार एक्शन बन रहा है। शुगर स्टॉक्स में आज मवाना शुगर, राणा शुगर, बजाज हिंदुस्तान जैसे स्टॉक्स थे जो कि आज पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए दिखे। इसके साथ ही आप देखिए कई सारे स्टॉक्स थे जिसमें आज 10% तक के गेंस देखने मिले थे। सीसीडी, शॉपर्स स्टॉप, जीएमडीसी लगातार कई दिनों से ट्रेड करता हुआ। नोमरा की पॉजिटिव रिपोर्ट आई, उसके चलते वाचिक वाबाग में भी अच्छा एक्शन देखने मिला। करीब 9% तक के गेंस इस स्टॉक ने दिखाए हैं। वेदांत फैशन ऐसे बाजार में भी आज अच्छी लिस्टिंग हुई दिखी और सस्टेन करता हुआ दिखा। इसके साथ ही अगर लूजर्स की बात करें तो बैंक्स थे जहां पे हमने सबसे ज्यादा गिरावट देखी। सारे प्राइवेट बैंक्स और साथ ही सरकारी बैंक्स में गिरावट थी। बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक, ई स्मॉल फाइनेंस बैंक लाल निशान के साथ कामकाज करते हुए। और मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भी आज गिरावट लगातार होती हुई दिखी। परसिस्टेंट सिस्टम, माइंट्री, एलटी इन्फोटेक, ये इन सब में आज लाल निशान के साथ कामकाज हुआ। तो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स थे जहां पे सबसे ज्यादा एक्शन देखने मिला। बाजार आज फ्लैट बंद होते हुए दिखे। शुक्रिया देवांशी। और मार्केट पर एक्शन की और ज्यादा चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी जी। सेठी सर, स्वागत। आज मार्केट में सर काफी उतार चढ़ाव वाला माहौल रहा और बीच में रूस यूक्रेन के तनाव की खबरों ने भी बाजार का मूड खराब किया। क्या कल भी ग्लोबल संकेतों पर ही बाजार रिएक्ट करेगा या कुछ घरेलू फैक्टर भी नजर आ रहे हैं सर? बिल्कुल दीपक, देखिए आज के बाजार में कल की धुआंधार तेजी के बाद एक तो बहुत ही वोलेटाइल मार्केट्स थे और बाकी इस वोलेटिलिटी के दौरान जिस तरह की खबरें आ रही थी, मतलब सुबह एक समय पे बाजार अच्छा कर रहे थे, बट दोपहर के बाद जब नाटो और अमेरिका की तरफ से खबरें आने लगी कि रशिया ने अपने ट्रूप्स को पीछे नहीं किया है, तो उसके ऊपर फिर बाजार में एक गिरावट देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग आई और फाइनली हम गिरावट के साथ बंद हुए। मुझे लगता है कल का बाजार भी वोलेटाइल रहेगा। बाकी आज डाउ जोन्स कैसे रिएक्ट करता है, इन सब खबरों को अमेरिकी बाजार कैसे रहते हैं उस पर नजर रखनी होगी। फिर कल सुबह जो एशिया के बाजार खुलते हैं उस पर भी नजर रखनी होगी। बट ओवरऑल मुझे लगता है पूरा जो नजर है वो इंटरनेशनल जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशन है उन पे ही रहेगी और उनके ऊपर ही बाजार की चाल निर्भर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास सर इस तमाम जानकारी के लिए। तो विकास सर का ये कहना है कि कल भी हो सकता है मार्केट वोलेटाइल रहे, तो सोच समझकर निवेश की सलाह।
अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहे शेयर बाजार को नीचे लाने में रूस और यूक्रेन विवाद, जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे, इसका एक बड़ा ट्रिगर रहा। दरअसल रूस ने दावा किया कि क्रीमिया से उसकी सेना वापस अपने ठिकानों पर लौट रही है। रूस ने इसके लिए बाकायदा सबूत के तौर पर वीडियो भी जारी किए, लेकिन दोपहर आते आते ब्रिटेन और नाटो की तरफ से बयान आने लगे। ब्रिटेन ने रूस के दावे पर अविश्वास जाहिर किया। कुछ ही देर बाद नाटो ने भी बयान जारी किया कि रूस के दावे सच नहीं है, उसके कोई सबूत नहीं है और वो अभी भी आक्रामक रुख अपनाए हुए है। नाटो ने दावा किया कि रूस अभी ड्रिल कर रहा है। रूस ने नाटो के दावों को खारिज किया। इस बीच यूक्रेन में सरकारी संस्थानों पर साइबर हमले भी हुए, जिसके लिए रूस को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, लेकिन रूस ने इससे इनकार किया है। तो जैसा लग रहा था कि रूस अब शायद तनाव को कम करना चाहता है, लेकिन पश्चिमी देशों का अविश्वास रूस के प्रति, इसने मार्केट का सेंटिमेंट एक बार खराब किया और एक बार फिर दबाव में मार्केट नजर आए। और इस पर आपको विस्तार से चर्चा भी करेंगे, टाइमलाइन भी समझाएंगे कि दरअसल ये पूरे विवाद और अब तक की स्थिति क्या है और आखिरकार रूस पर पश्चिमी देशों को भरोसा क्यों नहीं है। लेकिन इस बीच कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, उन पर नजर। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जो तनाव है, उस बीच भारत भी सतर्क है। यूक्रेन में अस्थिरता के माहौल के बीच फंसे वहां जो भारतीय छात्र हैं, उनको सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने अपनी कोशिशें तेज की हुई हैं। यूक्रेन में भारतीय छात्रों और भारत में उनके परिवारों के सवालों का जवाब देने के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। वो 24 घंटे काम कर रहा है। वहीं भारत में भी विदेश मंत्रालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। भारत और यूक्रेन के बीच उड़ानों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, इस पर भी एविएशन अथॉरिटी और विभिन्न एयरलाइंस के साथ फिलहाल बातचीत चल रही है। तो कुल मिलाकर यूक्रेन में जो तनाव है, उसका असर अब पूरी दुनिया पर आंख मिचौली का गेम एक तरह से हो गया है। कल शाम को याद होगा आपको, इंडिया 360 में हमने आपको विश्लेषण करके बताया था कि क्या वाकई में अब युद्ध का संकट या युद्ध का जो खतरा है वो टल गया है। लेकिन आज देखिए, सुबह शानदार तेजी के साथ मार्केट्स की ओपनिंग हुई थी। ऐसा लगा कि अब रूस के बयान से सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन दोपहर आते आते जब नाटो ने अपना विश्वास जाहिर किया और पश्चिमी देशों में अमेरिका ने अपना अविश्वास जाहिर किया, यूक्रेन ने अविश्वास जाहिर किया, तो ये लगने लगा कि पुतिन जो कह रहे हैं वो संभवतः वैसा नहीं है और अभी भी शायद किसी रणनीति के तहत पुतिन इस बात को फ्लोट कर रहे हैं कि वो पीछे हट रहे हैं। पश्चिमी देशों का डर ये है कि पुतिन ऐसी बातें करके शायद ये सोच रहे हैं कि गार्ड्स ढीले हो जाएंगे पश्चिमी देशों के और वो हमला कर देंगे। ये आरोप पुतिन पर लगे। हालांकि पुतिन ने नाराजगी भी जाहिर की कि भैया इससे ज्यादा और क्या करें, हमने बता दिया, वीडियो भी जारी कर दिया। बहरहाल इस पर करेंगे विश्लेषण आगे, लेकिन अब आपको पिछले 2 महीने में जो कुछ हुआ है इस पूरे मामले में जरा वीडियो वॉल में आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2 महीने से ज्यादा का ये पूरा संघर्ष है और आपको लिए चलते हैं नवंबर 2021। यूक्रेन पर हमला किया तो रूस पर लगेंगे प्रतिबंध। ये यूएस प्रेसिडेंट थे। इससे पहले की जो कहानी है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल रूस ने अपने लगभग 1 लाख ट्रूप्स को यूक्रेन के बॉर्डर्स के इर्द गिर्द तैनात करना शुरू कर दिया था। यूक्रेन का जो उत्तरी हिस्सा है, बेलारूस और रूस, उस हिस्से पर और साथ ही साथ जो सदर्न पार्ट है यानी कि क्रीमिया का जो पार्ट है, वहां पर रूसी ट्रूप्स की तैनाती हुई और तब से यह विवाद उपजा। यूक्रेन ने जब इसकी शिकायत की, पश्चिमी देशों ने देखा, तो फिर सीधे धमकी आई नवंबर 2021 को कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तो भैया आप पे लगेंगे प्रतिबंध। तो यहां से दरअसल वो गर्मा गर्मी शुरू हुई। इसके बाद की आपको टाइमलाइन दिखाते हैं। फिर 17 दिसंबर का दिन आया जब रूस ने डिमांड रखी। रूस ने कहा कि नाटो में यूक्रेन शामिल नहीं हो। आशंका ये जाहिर कर रहा था, हमने आपको बार बार वो कहानी बताई भी है। तो ये 17 दिसंबर की बात है जब रूस ने साफ साफ कह दिया, नाटो में अगर आप यूक्रेन को शामिल करना चाहते हैं तो भैया ऐसे ही हम दबाव बना के रखेंगे। आगे क्या हुआ ये कहानी सुनिए। 10 जनवरी 2022 का फिर दिन आया जब यूएस रूस के अधिकारी जिनेवा में मिले। फ्राइडे का वो दिन था, मुझे याद है। एक लंबी बैठक हुई, कई घंटों की बैठक हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लग रहा था कि जब रूस और यूएस के अधिकारी बैठेंगे साथ में तो कुछ बात नतीजा निकलेगा, लेकिन बेनतीजा रही बातचीत, कुछ हो नहीं पाया। वीकेंड आया, तनाव रहा उस वीकेंड भी। फिर 24 जनवरी 2022 का दिन याद कीजिए जब यूएस नाटो ने सेना को अलर्ट मोड पर रखा। यूएस ने
बाकायदा कुछ एक्शंस भी लेने शुरू किए। नाटो की कुछ सेना भी गई, हालांकि वो यूक्रेन नहीं गई, लेकिन नाटो के जो देश थे जो यूक्रेन के पड़ोसी हैं, पोलैंड वगैरह, और यहाँ तक कि जर्मनी में भी 1000 या उससे ज्यादा ट्रूप्स को भेजने की बात कही जा रही थी, तो उसने भी एस्केलेट किया टेंशंस को। इसके बाद क्या हुआ ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर 6 फरवरी का दिन आया जब यूक्रेन सीमा पर रूस के 1.5 लाख सैनिक तैनात होने की बात हुई। दरअसल सैनिक तो वहां पर ऑलरेडी थे 1 लाख के आसपास, लेकिन बढ़ा दिए हैं सैनिक, ये यूएस ने दावा किया, और इससे लगा कि अब रूस बिल्कुल युद्ध चाहता है और युद्ध की कगार पर है। फिर आगे क्या हुआ ये भी देखिए। फिर 8 फरवरी का दिन मैक्रोन साहब गए, उन्होंने कहा कि हम जाएंगे पुतिन को समझाने के लिए, और वो बाकायदा रूस पहुंचे। दोनों के बीच में एक आपको याद होंगे वो पिक्चर्स, एक लंबी सी टेबल, उस तरफ मैक्रोन बैठे थे, इस तरफ पुतिन बैठे थे। सोशल मीडिया पर हालांकि बहुत सारे मीम्स भी बने उसके, लेकिन कहा यह जा रहा था कि मैक्रोन कुछ करिश्मा करेंगे। लेकिन हुआ क्या, मीटिंग में के बाद मैक्रोन की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से यह कहा गया कि सब कुछ ठीक है, पुतिन अब मान गए हैं, यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन पुतिन ने तुरंत खारिज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमने ऐसा कब कहा कि हम हमला नहीं करेंगे, और बाकायदा बहुत एक तरह से मजाक भी उड़ा मैक्रोन का। और यहां तक कि जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मैक्रोन के सामने ही पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी भी दे दी थी। तो ये पुतिन मैक्रोन की जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही। उसके बाद फिर 8 फरवरी का दिन रूस ने खारिज किया, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे बीच में कोई डील नहीं हुई है साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप हमें आंखें दिखाएंगे तो हम भी तैयार हैं। ये पुतिन की तरफ से बयान आया। फिर 11 फरवरी को यूएस यूके ने अपने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की हिदायत दी। एडवाइजरीज तो पहले भी जारी की जाती रही थी, लेकिन 11 फरवरी को कहा कि तुरंत खाली करें, तुरंत। और ये लगा कि भाई यूएस क्यों कह रहा है कि तुरंत खाली करें, क्या वाकई में अब हमला होने वाला है? तो ये टेंशन इस तरह से बिल्डअप हो रही थी। फिर आपको दिखाते हैं आगे का क्या हुआ। 12 फरवरी का दिन यूएस ने दावा किया कि 16 फरवरी का वो दिन होगा जब रूस अटैक कर देगा यूक्रेन पर। तो इस तरह से टेंशन बढ़ रही थी और सारी दुनिया सख्ते में आ गई कि भैया अब तो तारीख भी बता दी गई है। तो सारी दुनिया में एक अजीब सी टेंशन छा गई और रूस भी एक तरह से सख्ते में आ गया कि हमें तो पता ही नहीं है कि हम हमला करने वाले हैं। इस तरह के मीम्स भी चल रहे थे। बहरहाल क्या वाकई में पुतिन ने कोई डेट तय की थी, ये कोई नहीं जानता। बहरहाल 13 फरवरी का दिन यूक्रेन का बयान आया कि हम नाटो में जाने का प्लान छोड़ सकते हैं। संकेत आए जो यूएस में उनके एम्बेसडर हैं वहां पर, और यूक्रेन के कुछ नेताओं की तरफ से भी बयान आए कि संकेत ये है कि हम नाटो में जाने का प्लान छोड़ सकते हैं। तो थोड़ा ये लगा वो पहला संकेत था जिसके बाद कहा जा रहा था कि शायद मामला अब नरम पड़ रहा है। लेकिन फिर अगले दिन क्या हुआ इसकी कहानी भी आपको बताते हैं। 15 फरवरी रूस का बयान, हमारे कुछ सैनिक अब पीछे हट रहे हैं। याद कीजिए 16 फरवरी का दिन तय किया था यूएस ने कि होने वाले हैं अटैक, लेकिन 15 फरवरी को रूस ने कहा कि हमारे कुछ सैनिक अब हट रहे हैं। और इस बीच जर्मन चांसलर भी रूस में थे और बैठक पुतिन और जर्मन चांसलर के बीच में शुरू होने ही वाली थी और उससे जस्ट पहले रूस ने अपने सैनिकों को विड्रॉल की जानकारी दी। और तब लगा पहली बार 2 महीने में कि अब नरम ये मामला पड़ रहा है। लेकिन अब आप जानते हैं उसके बाद की कहानी। आज उसके बाद अविश्वास जिस तरह से जाहिर किया कि हमें रूस की बात पे विश्वास नहीं है। क्रीमिया से सैनिक पीछे हट रहे हैं, वीडियो भी जारी किया। अच्छा वीडियो दिखाते हैं आपको, वो जो वीडियो जारी किया था मैं अपनी टीम से कहूंगा ये देखिए, ये है वो वीडियो जिसमें ये कहा गया। अच्छा ये जो ये ट्रेन जो आप देख रहे हैं ये वहां की मालगाड़ी है। ये क्रीमिया के विजुअल्स हैं। ये मालगाड़ी में ये जो आप देख रहे हैं ये दरअसल टैंक्स हैं। अगर आप देख पाए ये टैंक्स जा रहे हैं मालगाड़ी में। रूस ने ये दावा किया कि ये जो टैंक्स वापस जा रहे हैं ये युद्धाभ्यास के बाद जा रहे हैं और ये क्रीमिया से वापस मेनलैंड रशिया जो है वहां पर लौट रहे हैं। इसलिए सब कुछ ठीक है, डरिए मत, हम लोग युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। देखिए हमने तो जो है अपने टैंक्स वगैरह सब पीछे कर दिए। तो ये वो तस्वीरें हैं जो रूस ने बतौर सबूत पेश किया पश्चिमी देशों और दुनिया के सामने कि देखिए हम युद्ध नहीं चाहते और अब हम पीछे हट रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों पर पश्चिमी देशों को विश्वास नहीं। अब सवाल यह है कि भाई विश्वास क्यों नहीं है। अब आपको जरा दूसरे ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पश्चिमी देशों को पुतिन पर विश्वास क्यों नहीं है। पुतिन बार बार सबूत देते देते थक गए, लेकिन क्यों आखिर पुतिन पर भरोसा नहीं है ये भी आपको बताते हैं। देखिए रूस के दावे और हकीकत में फर्क है। पहला कारण बताया है यूएस और नाटो ने। अब देखिए ये वाजिब भी है। देखिए पुतिन जिस तरह से कामकाज करते हैं ना, आपको याद होगा
केजीबी से क्रेमलिन तक का जो सफर रहा है पुतिन का, जरा याद कीजिए। क्या शानदार कहानी है, एकदम हीरोइक कहानी है पुतिन की, कि पहले वो केजीबी के एक खुफिया एजेंट हुआ करते थे और उसके बाद रूस पर राज किया और लगभग 2 दशकों से राज कर रहे हैं रूस पर, एक छत्र राज है उनका। तो जिस डिसीजन मेकिंग के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन जाने जाते हैं, डर यह है कि वो कहीं सच में हमला ना कर दें। तो इसलिए उनकी तरफ से जब भी कोई नरमी के संकेत आते हैं ना, तो लोगों को विश्वास नहीं हो पाता। और यही डर है नाटो में और यूएस में कि अचानक से पुतिन शांत क्यों हो गए, इतने नरम क्यों पड़ गए, पुतिन तो ऐसे है ही नहीं। ये है वजह। दूसरा, सेना पीछे करने का दावा छलावा हो सकता है। याद कीजिए, बार बार यूएस कह रहा है कि ये उनकी एक स्ट्रैटेजी है, फॉल्स स्ट्रैटेजी, जिससे दुनिया को वो ये दिखाएंगे कि देखिए साहब हम तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अचानक से वो हमला कर देंगे। याद कीजिए 2014 में क्रीमिया को ऐसे ही हथियाया था उन्होंने, दुनिया देखती रह गई, रूस ने हमला किया रातों रात और क्रीमिया अपने पास। दुनिया फिर उसके बाद कुछ भी बोले, लेकिन वो रूस का हो गया क्रीमिया। कहीं ऐसी ही रणनीति यूक्रेन में तो नहीं है, तो लोग डरे हुए हैं, पश्चिमी देश डरे हुए हैं एक तरह से। अब आपको दिखाते हैं दूसरा। देखिए, पुतिन आसानी से पीछे हटने वाले नेता नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि उनका जो इतिहास रहा है क्रीमिया को हथियाने का, या फिर याद कीजिए चेचनिया में कितनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, गृह युद्ध के कगार थे, लेकिन रूस में जैसे ही कमान संभाली पुतिन ने 2000 मेरे ख्याल से 1999 2000 के आसपास, जैसे ही उन्होंने कमान संभाली, उसके बाद से क्रैकडाउन किया, वहां पर जनमत संग्रह कराया चेचनिया में, बाकायदा वहां पर गवर्नमेंट भी बनाई। और कहा यह जाता है कि तब से लगभग 1.5 दशक से चेचनिया में शांति है, क्योंकि पुतिन जो चाहते थे उन्होंने कर दिखाया। तो इसलिए अगर वो चाहते हैं यूक्रेन पर अटैक करना पुतिन, तो शायद वो कर देंगे। ये डर है पश्चिमी देशों को। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जरा यहां पर देखिए आप, वेस्ट को चीन और रूस के साथ होने से दिक्कत है। देखिए, ये नई सदी का गठबंधन कहा जा रहा है कि चीन और रूस साथ में तो नहीं आ रहे हैं। याद कीजिए, जब पुतिन गए थे चीन, एक हजारों पन्नों का एक साझा बयान जारी किया गया था, उसमें उन्होंने वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया, वन चाइना पॉलिसी का उन्होंने समर्थन किया ताइवान पर, साथ ही साथ यूक्रेन पर तो कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा लगा कि एक केमिस्ट्री है, एक शानदार केमिस्ट्री पुतिन और शी जिनपिंग के बीच में बन रही है। अब दोनों के इंटरेस्ट भी हैं आपस में, चाहे वो कारोबारिक हो चाहे वो रणनीतिक हो। तो कहा यह जा रहा है कि नई सदी की जो डिप्लोमेसी है, जो पॉलिसी है या पॉलिटिक्स है, उसमें पुतिन और शी जिनपिंग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो पश्चिमी देशों को यह भी डर है कि कहीं ये दोनों साथ में ना जाएं और पश्चिम का प्रभाव कम हो जाए और पूरब का एक तरह से उभार हो जाए। अब इस पर थोड़ा सा बातचीत भी करते हैं, थोड़ा सा जो हम आपको पॉइंटर्स के रूप में समझाने की कोशिश करते हैं, उस पर विश्लेषकों का क्या कहना है, जानकारों का क्या कहना है, ये भी आपको समझाते हैं। विदेश मामलों के जाने माने जानकार रॉबिन्द्र सचदेवा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रॉबिन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पहला तो ये कि कुछ पॉइंटर्स में हमने समझाया अपने दर्शकों को, पुतिन पर सर भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसा कौन सा डर है कि पुतिन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं चाहता, देखो मैंने तो हथियार भी वापस ले लिए, पर नाटो को भरोसा नहीं, क्यों सर? ये बहुत बड़ी गेम चल रही है, प्रोपेगेंडा की, माइंड गेम्स चल रही हैं, उसके अलावा जमीनी हकीकतें की भी गेम्स चल रही हैं। अगर आज 16 तारीख को रशिया अटैक नहीं करता, आज रात 12 बजे तक, मान लो कल तक, राइट, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो पहला राउंड है, जैसे बॉक्सिंग में राउंड्स होते हैं ना, ये पहला राउंड पुतिन ने जीत लिया है। ओके। उसने क्या करा है, उसने, ये तो अमेरिकन इंटेलिजेंस का फेलियर है ना भाई। अगर वो कह रहे हैं 16 को अटैक होगा तो 16 को नहीं हो, तो अमेरिकन फेलियर है ये तो। आप ये समझिए ना। और अमेरिका जो इतने टाइम से कह रहा है, मुझे पता है 2 लाख सोल्जर्स होंगे रशियन, मुझे पता है 16 तारीख को ही अटैक होगा, ये अमेरिका को पता कैसे चलता है? ये केवल तभी पता चल सकता है या पुतिन के अंदर कैबिनेट या मिलिट्री में कोई गद्दार है, कोई स्पाई है अमेरिका को, जो अमेरिका को इंफॉर्मेशन दे रहा है, या फिर अमेरिका रशियंस की मिलिट्री कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, तभी उन्हें पता है एग्जैक्ट प्लान क्या है। तो अगर अमेरिकन इंटेलिजेंस को एग्जैक्ट प्लान पता था और जो वो कह रहे थे तो आज होना चाहिए था, और अगर आज नहीं हुआ, दैट मीन्स अमेरिकन इंटेलिजेंस को हो सकता है रशियंस ने गेम खेल के मिसलीड कर दिया। ये गेम्स बड़ी मेजर है, ओके। और अमेरिका की एक तरह से क्रेडिबिलिटी पे डाउट हुआ ना कि भाई आप बार बार कहते हो कानून क्या, भेड़िया आया भेड़िया आया,
गांव में आया नहीं और एक दिन आ गया तो फिर सब हो गए। तो अमेरिकी क्रेडिबिलिटी एक तरह से ये पुतिन डैमेज कर रहा है इससे। दूसरा, आज की तारीख में ही रशिया ने एक काम कर दिया है, वो रशियन पार्लियामेंट ने जो यूक्रेन का एक छोटा सा हिस्सा है जहां पे सेपरेटिज्म चल रहा है अगेंस्ट यूक्रेन, राइट, उस इलाके को रशिया ने मान्यता दे दी है, डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दे दिया है आज। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, रिकॉग्निशन दिया है, इसका मतलब रशिया खुद यूक्रेन के अंदर गया नहीं है, बट वो जो इलाके हैं, वो जो प्रोविंस डोनबास का एरिया है, रशियन पार्लियामेंट उसको रिकॉग्नाइज कर रही है। मे बी आई डोंट नो एग्जैक्ट, मानो एक कंट्री की वजह से। तो आपने यूक्रेन का एक हिस्सा तो काट दिया ना, अब आपने बता दिया भाई ये कंट्री बनी है, हमने इसको मान्यता दे दी है, हम क्या करेंगे? वो अपने आप ही कर रहे हैं, हम तो अंदर नहीं गए ना, हमने तो केवल डिप्लोमेटिक मान्यता दी। तो रशिया ये दो बड़े मेजर गेम्स खेल जाएगा आज, अगर आज वो अटैक नहीं करता। और ऑलरेडी उसने यूक्रेन के हिस्से को मान्यता दे करके उस हिस्से को यूक्रेन से काट देने का प्रोसेस कर दिया है आज, राइट। अब बात यह है कि पुतिन करेगा क्या है एग्जैक्टली। पुतिन तो हमेशा, जैसे आप कह रहे हैं, पुतिन तो यही कह रहा है ना, मैं तो हमेशा कह रहा हूं कि हमारा कोई मंशा नहीं है अटैक करने की, हमारी कुछ तो ठीक है हमने लगाए फोर्सेस, और कुछ हमारी रेगुलर मिलिट्री ट्रेनिंग्स है, हम वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ओके। और आप ही लोग कह रहे हो, डुगडुगी बजा रहे हो कि लड़ाई होगी, कि हम अटैक करेंगे, हम तो नहीं करेंगे। बट एट द सेम टाइम ऐसा माहौल बना दिया दुनिया में कि पूरा अमेरिका और नेटो और यूक्रेन टेंशंस में आ गए हैं, और रशिया सेंटर स्टेज पे हो गया है। हर बंदा, हर कंट्री वेट कर रही है कि पुतिन क्या करेगा, राइट। तो रशिया ने और यूरोप और यूरोपियन ऑर्डर अब बदलने वाला है। रशिया ने जो ये करा है, इसके चलते अब यूरोप में भी एक मेजर टसल शुरू हो जाएगी। और ये टसल कब खत्म होगी हम कह नहीं सकते। जैसे मैं कह रहा हूं, ये तो एक राउंड है, इस तरह के कई राउंड्स चलेंगे, और किसी राउंड में हो सकता है असली छोटी वॉर। बट सर, अभी की सिचुएशन में अगर लौटें, जिस पर सबकी नजरें हमने देखा कि मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया। एक खबर आती नहीं और मार्केट तुरंत से रिएक्ट करता है, इतना ज्यादा रिएक्शन है यूक्रेन से जुड़ी हुई खबरों पे, और खासतौर से रूस के रुख पर। क्या वाकई में सर बेवकूफ बना रहे हैं पुतिन पूरी दुनिया को? दिमाग में उनके सिर्फ और सिर्फ अटैक ही है, ये सिर्फ बहलाने के लिए, बरगलाने के लिए है? नहीं, दो चीजें देखो, बेवकूफ तो रूस भी बना रहा है, अमेरिका भी बना रहा है। अमेरिका जो कर रहा है, बाय द वे मैं अमेरिका के साथ काफी काम करता हूं, तो मैं हम क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, राइट। हमें ऑब्जेक्टिव, अमेरिका भी दुनिया को बेवकूफ बना रहा है। अमेरिका को क्या जरूरत थी कि नेटो देशों को बढ़ावा दे? भाई जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया, कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी, तब तो शांति हो गई थी, रशिया अपना शांति से चल रहा था, उसे डेमोक्रेसी की तरफ जाता। अमेरिका ने सोवियत यूनियन के ही जो पुराने प्रोविंसेस है उनको नेटो में ले लिया। अमेरिका तो अपनी मिलिट्री बढ़ाता जा रहा है, रशिया को कॉर्नर कर रहा है। तभी ये मोमेंट बहुत क्रिटिकल आ गया है। रशिया ने अब रियलाइज किया, और रशिया के पास अब इनफ पैसा आ गया, वापस इकोनॉमी बेटर हो गई। वो ये कह रहा है कि आप यूक्रेन पे लाके मेरी बाउंड्री पे अमेरिकन सोल्जर्स क्यों रखो? तो आप ये सोचिए, इंडिया नेपाल है, अब कल को नेपाल और चाइना की मिलिट्री पार्टनरशिप हो जाए और चाइनीज सोल्जर्स और मिसाइल्स आके नेपाल पे खड़े हो जाए, तो क्या भारत ये सहन करेगा अपने नेशनल इंटरेस्ट में? तो बॉटम लाइन तो ये है, पुतिन इस चीज को, यूक्रेन को बिल्कुल नहीं जाने देगा नेटो पर। और अब उसको केवल ये कैलकुलेट करना है, अगर कुछ ऐसा फाइनल मोमेंट आया, कि हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट और मेरे नेशन का सुप्रीम इंटरेस्ट क्या चीज ज्यादा है। ठीक है, मैं गैस एक्सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, रशिया को बहुत नुकसान होगा अगर वॉर हुई, दुनिया को होगा, यूरोप को भी होगा, कंपनीज को होगा। इतनी कंपनी सब इंटरलिंक्ड है, मेटल्स, मिनरल्स, ऑयल एंड गैस को छोड़ दीजिए आप, कमोडिटीज, वीट इत्यादि, राइट। और तो नुकसान, डैमेज सबको होगा। बट पुतिन एक डिसीजन पे आएगा, और वॉर तब होगी मेरे विचार से, जब वो ये कैलकुलेट कर लेगा कि देखो, मेरे देश का सुप्रीम इंटरेस्ट की कीमत ज्यादा है। जितना भी हमें इकोनॉमिक नुकसान हो कोई बात नहीं, मेरा सुप्रीम इंटरेस्ट है कि मेरी बाउंड्री पे क्यों अमेरिका खड़ा हो रहा है। और अगर अमेरिका थ्रेटन करेगा तो इसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो पहला तो ये होगा मोर लेस, यूक्रेन तो अब पॉलिटिकली इंस्टेबल रहेगा, यूक्रेन की इकोनॉमी फट्टा बैठेगा, क्योंकि ये सारी टेंशन होते हैं कि यूक्रेन तो मारा गया बेचारा इस पूरी गेम में, ओके। अब बात ये है कि कितने समय तक ये चलेगा, और एंड में क्या, एंड किस तरह का होगा, अभी कोई एंड होता दिखता नहीं है। बिल्कुल। और जो रशिया जो चीजें मांग रहा है यूक्रेन के अलावा, वो चीज अमेरिका दे नहीं सकता कि भाई मैं नेटो को
मेंबर्स हटा दूं जो पुराने थे, वो अमेरिका करेगा नहीं। तो बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जिससे आपने चर्चा की शुरुआत की थी ना, कि रूसी संसद का जो निचला सदन है, वहां पर जो राष्ट्रपति पुतिन से कहा गया है कि भैया पूर्वी यूक्रेन में जो 2 रूसी समर्थित अलग अलग क्षेत्र हैं उनको स्वतंत्र के रूप में आप मान्यता के लिए मतदान दिया, तो ये मुझे लगता है कि एक केंद्र में रहेगा ये वाला विवाद और सबकी नजर इसी पे रहेगी। हाँ, ऑलरेडी होगी, यूक्रेन का एक हिस्सा उसने आज काट दिया बिना लड़ाई करे। बिल्कुल, यानी कि बिना लड़ाई किए। तो क्या पुतिन की रणनीति ये होगी कि ट्रूप्स नहीं, हम दूसरे तरीके से यूक्रेन को तोड़ें या यूक्रेन पर परोक्ष या अपरोक्ष कब्जा करें, ये देखने वाली बात होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल्स इसमें रोज रोज आ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना विश्लेषण दिया, शुक्रिया। और जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि मार्केट्स दुनिया भर के दबाव में हैं और सबकी नजरें हैं यूक्रेन रूस विवाद पर, तो अभी फिलहाल ओपनिंग्स किस तरह की हो रही हैं अमेरिका में, आज के डेवलपमेंट्स के बाद जरा देख लेते हैं यूएस के मार्केट किस तरह से खुले हैं। अब देखिए, आप लाल निशान में हैं, मेरे ख्याल से कारण जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें यूक्रेन रूस का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर रहेगा। अविश्वसनीयता पुतिन के दावों के प्रति जो अमेरिका और नाटो की रही है, उसकी रिफ्लेक्शंस जो हैं वो अमेरिकी बाजारों पर दिख रहे हैं। हालांकि डिटेल स्टडी में और आगे किस तरह की मार्केट की चाल होगी ये बताएगा कि एग्जैक्ट कारण क्या रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि रूस और यूक्रेन का विवाद जरूर कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है अमेरिकी बाजारों को। लाल निशान में कारोबार करते हुए डाउ जोन्स देखिए आप 46 अंकों की गिरावट के साथ 34,948 पर कारोबार करता हुआ, और नैस्डैक में तो 1 से ज्यादा फीसदी की गिरावट है, 150% से ज्यादा की गिरावट 13,984 के स्तर पर कारोबार करता हुआ। अमेरिकी बाजारों की यह है गिरावट के साथ ओपनिंग। चलिए अब जरा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, यहां के लोग पहले ही महंगाई की मार झेल रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान सरकार ने जनता पर एक बार फिर पेट्रोल की बड़ी कीमतों का बम फोड़ दिया है। रिपोर्ट देखिए। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कर्ज के बोझ से डूबा हुआ है। आलम यह है कि खाने पीने की चीजों से लेकर जरूरत के सामानों की कीमत आसमान छू रही है। इसी बीच इमरान सरकार ने जनता पर महंगाई का एक और बम फोड़ दिया है। पाक सरकार ने अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रेट 10 से 12 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं। नई कीमत लागू होने के बाद अब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 147 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 159 रुपए प्रति लीटर और डीजल 144 से बढ़कर 154 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं केरोसिन की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। केरोसिन के दाम 116 रुपए प्रति लीटर हैं, जिसे बढ़ाकर 126 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। यही नहीं, दूध 140 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। घरेलू सिलेंडर के दाम 2,560 रुपए तक पहुंच चुके हैं। वहीं कमर्शियल सिलेंडर के दाम 9,847 रुपए हैं। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई की बड़ी वजह कर्ज को माना जा रहा है। इमरान सरकार के कार्यकाल में सरकार ने 2000 अरब पाकिस्तानी रुपए का नया कर्ज लिया है। चंद दिनों पहले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान 300 करोड़ डॉलर के कर्ज की उम्मीद में चीन गए थे, लेकिन पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे सूची में शामिल होने के कारण चीन से कर्ज नहीं मिल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आप बाइक चलाते हैं और खासतौर से छोटे बच्चों के साथ बाइक पर सवार होते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइक राइडर के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। एक रिपोर्ट देखिए। अगर आप भी तेज बाइक चलाना पसंद करते हैं तो अब आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि नए सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करने पर आपको भारी भरकम जुर्माने की कार्रवाई से गुजरना पड़ सकता है। खासतौर पर तब जब कोई बच्चा आपकी बाइक पर बैठा हो। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नए नियम के मुताबिक अगर आप मोटरसाइकिल पर 9 महीने से लेकर 4 साल तक के बच्चों को बैठाते हैं तो बाइक पर सेफ्टी हार्नेस लगाना जरूरी होगा। सेफ्टी हार्नेस को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। सेफ्टी हार्नेस वजन में हल्का, वाटरप्रूफ और कुशन वाला होना चाहिए। इसके साथ ही 30 किलो तक भार उठाने की क्षमता होनी चाहिए। नए नियम के मुताबिक बच्चों को बाइक पर बैठाने से पहले उन्हें उनके साइज का हेलमेट भी पहनाना जरूरी होगा। बच्चों के लिए छोटे हेलमेट या साइकिल हेलमेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। हेलमेट को लेकर BIS अलग से स्टैंडर्ड जारी करेगा। इसके साथ ही बाइक की स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका नोटिफिकेशन सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और थोड़ा बात कोरोना का भी कर लेते हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर अब खत्म होती दिखाई दे रही है। 24 घंटे के भीतर 30,615 हालांकि नए केसेस सामने आए हैं, लेकिन काफी कम है। देश में अब कुल संक्रमितों की संख्या जो एक्टिव केसेस है वो 4 लाख से नीचे हो गई है। 24 घंटे के भीतर 82,988 मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। वहीं 514 मरीजों ने इलाज के दौरान दम भी तोड़ा। वैक्सीनेशन की बात करें तो देश में 24 घंटे के भीतर 41,54,476 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है वो लगातार तेज हो रही है और 1.25 करोड़ के आसपास अब ये संख्या जा चुकी है। और विधानसभा चुनाव भी चल रहे हैं तो उससे जुड़ी भी कुछ खबरों पर भी रुख कर लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के एक बयान से सियासी संग्राम छिड़ गया है। यूपी, बिहार और दिल्ली के लोगों को भैया बुलाते हुए वोट मांगने का विपक्ष ने मुद्दा बना दिया है। चन्नी के बयान के वक्त प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। उनकी मुस्कुराहट पर भी सियासी दल कांग्रेस को घेर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी का ये बयान और उस पर प्रियंका गांधी वाड्रा की मुस्कुराहट ने सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया। माहौल चुनावी है तो इस बयान की गूंज पंजाब से लेकर यूपी तक महसूस की गई। दरअसल पंजाब के सीएम चन्नी रूपनगर में प्रियंका वाड्रा के साथ जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रियंका ने कहा कि पंजाब में कोई नई राजनीति नहीं मिलेगी। ये जो बाहर से आते हैं उन्हें पंजाबियत सिखाइए। पंजाबियत की बात बताते हैं, उनको सिखाइए कि पंजाबियत क्या है। इस पर चन्नी ने माइक लेकर जो कुछ कहा उसने एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया। पंजाब के साथ यूपी में भी चुनाव है। प्रियंका यूपी में कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं, इसलिए बीजेपी ने चन्नी के बयान को लपक लिया, प्रियंका पर निशाना साधा और यूपी के लोगों के अपमान का आरोप लगा दिया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी मोर्चा संभाला और आरोप लगाया कि कांग्रेस सिमट रही है, इसलिए ऐसी बयानबाजी कर रही है। मोहाली पहुंचे आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। ये बहुत शर्म की बात है कि किसी भी ये हमारा पूरा देश एक है। किसी भी व्यक्ति को, मेरे को भी वो काला 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 कहते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वर्ग विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। दरअसल पंजाब में इस बार कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से कड़ी चुनौती मिल रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में पंजाबी मतदाताओं को एकजुट करने और केजरीवाल को बाहरी बताते बताते सीएम चन्नी अनजाने में यूपी वालों का भी अपमान कर बैठे। चन्नी के बयान के वक्त प्रियंका की मंच पर मौजूदगी ने आग में घी डालने का काम किया और ये बयान कांग्रेस के गले की फांस बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कर्नाटक से उठे हिजाब विवाद की गूंज अब यूपी में भी सुनाई दे रही है। दक्षिण के राज्य से यूपी के चुनावी गणित सेट करने की कोशिशें हो रही हैं और सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कर्नाटक में हिजाब विवाद की आग ठंडी नहीं पड़ी है। मामला अदालत में है, फिर भी सड़क पर संग्राम जारी है। इस बीच हिजाब विवाद की गूंज यूपी चुनाव में भी सुनाई दे रही है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लगातार इस मुद्दे को उछाल रहे हैं। विपक्षी दल बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं।
देखिए, कौन क्या ड्रेस पहनेगा, कौन क्या पहनेगा, हैं? तो ये तो कि सबका संवैधानिक अधिकार है और भी सांप्रदायिकता की बात करते हैं। ऐसे चुनाव के समय में जब कोर्ट में पहुंच गया मामला तो उनको बात ही नहीं करना चाहिए। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि हिजाब विवाद की आड़ में देश को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। कुछ लोग जो है हिजाबी परंपरा की इजाजत को हिंदुस्तानी पंथ निरपेक्षता की हिफाजत पर हावी करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हिजाब की इजाजत है उसको हिंदुस्तान की पंथ निरपेक्षता की हिफाजत पर हावी नहीं होने देना है और किसी को भी ऐसा मौका नहीं देना है कि वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करे। यानी चुनावी मौसम में हिजाब से जुड़े विवाद की चिंगारी अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए या नहीं, इस पर सियासी बयानबाजी जारी है। कोशिश विरोधी के सामने खुद को 20 साबित करने और वोटों को एकजुट करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब के पठानकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए 5 साल सेवा करने का मौका मांगा है पंजाब की जनता से। पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि बीजेपी ने जहां खुद को स्थापित किया वहीं दिल्ली से रिमोट कंट्रोल परिवार का सफाया हुआ। कांग्रेस ने पंजाब और देश की शान के खिलाफ क्या क्या कुकृत्य नहीं किए। इन लोगों ने सैन्य के शौर्य के खिलाफ सवाल उठाए थे कि नहीं उठाए थे? हमारी सेना पर शक किया था कि नहीं किया था? मेरी इस धरती के लालों पर शक किया था कि नहीं किया था? इन्होंने शहीदों की शहादत पर कीचड़ उछालने का पाप किया था कि नहीं किया था? देश आज संत रविदास जयंती मना रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविदास जयंती के मौके पर दिल्ली के करोल बाग के रविदास मंदिर पहुंचे। रविदास मंदिर में पीएम मोदी ने संत रविदास की पूजा की और फिर वहां मौजूद महिलाओं के साथ कीर्तन में भी हिस्सा लिया। संत रविदास की 645वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी दिल्ली के करोल बाग में रविदास विश्राम धाम पहुंचे। पीएम मोदी ने रविदास के मंदिर में मत्था टेका और आरती की। मंदिर में दर्शन के बाद पीएम मोदी भजन गा रहे श्रद्धालुओं के बीच बैठ गए। इस दौरान कीर्तन में पीएम मोदी ने झांझ भी बजाई। दिल्ली में संत रविदास मंदिर में दर्शन पूजा के बाद पीएम मोदी ने पंजाब के पठानकोट में रैली को भी संबोधित किया। उसमें ही मुझे विजय नजर आ रहा है। इस दौरान भी उनकी जुबान पर संत रविदास का नाम था। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र काशी में संत रविदास धाम में कराए गए विकास कामों का जिक्र किया। काशी में संत रविदास मंदिर परिसर में हमने बहुत बड़ा भव्य लंगर हॉल श्रद्धालुओं को अर्पित किया। पीएम मोदी ने संत रविदास का दोहा सुनाकर सियासी संदेश देने की भी कोशिश की। श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में, मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। दरअसल पंजाब में बड़ी संख्या में संत रविदास के अनुयायी हैं। वाराणसी के सीर गोवर्धन गांव में ही संत रविदास का जन्म हुआ था। उनकी जयंती पर हर साल यहां समारोह होता है। इस मौके पर पंजाब से बड़ी संख्या में लोग वाराणसी जाते हैं। इसीलिए पीएम मोदी ने संत रविदास की जन्मस्थली में हुए विकास कामों को गिनाया। संत रविदास के आदर्शों का गुणगान किया और दावा किया कि उनकी सरकार उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चल रही है। तक पहुंचने वाले लोग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
केंद्र सरकार कल नई ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जारी करेगी। इसे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह जारी करेंगे और इस पॉलिसी में घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ाने और उसे बढ़ावा देने पर फोकस रहेगा। इससे लेकर जापान, फ्रांस समेत कई देशों ने रुचि भी दिखाई है। ग्रीन हाइड्रोजन में रिलायंस इंडस्ट्रीज, बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल, एनटीपीसी समेत कई कंपनियों ने निवेश किया है। Every industry can set up their own renewable energy generating capacity wherever they want, in whatever manner they want. Set up solar in Rajasthan, lease land, and we will give you free transmission up to your plant and open access. The cost, your cost of power will suddenly come down to half or 1/3 of what it is. अगर आपको चाय की चुस्कियां लेना पसंद है तो खबर आपके लिए है। असम की गोल्डन पर्ल टी की 1 किलो चाय पत्ती 1 लाख रुपए में बिकी है। देखिए रिपोर्ट। देश में चाय की चुस्कियों के कई दीवाने हैं। सुबह की शुरुआत अगर चाय से हो तो दिन सुहाना हो जाता है। लेकिन हम जिस चाय की बात कर रहे हैं उसकी कीमत सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जीएटीसी यानी गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र में गोल्डन पर्ल की 1 किलो चाय पत्ती 99,999 रुपए में बेची गई है। 2 महीने में यह दूसरा मौका है जब 1 लाख रुपए में 1 किलो चाय पत्ती बेची गई हो। इससे पहले दिसंबर में गोल्डन बटरफ्लाई चाय भी 99,999 रुपए में बेची गई थी। इस चाय को बेचने के लिए असम के नाहौर चुकबारी कारखाने में नीलामी को रखा गया था, जहां कई बड़ी कंपनियों ने शिरकत की थी। नीलामी के दौरान सबसे ज्यादा बोली लगाकर गोल्डन पर्ल की चाय पत्ती को असम टी ट्रेडर ने खरीद लिया है। 2 महीने पहले भी दिसंबर 2021 में मनोहारी गोल्ड टी ने गुवाहाटी टी ऑक्शन में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ इतिहास रच दिया था। 1 किलो मनोहर गोल्ड टी को 99,999 रुपए में बेचा गया था। ये एक दुर्लभ किस्म की चाय है जिसकी मार्केट में काफी मांग है। इससे पहले साल 2021 के अगस्त में 1 किलो गोल्डन नीडल की चाय पत्ती को 75,000 रुपए में बेचा गया था। इसी रेट पर गोल्डन बटरफ्लाई की चाय पत्ती भी बेची गई थी। साल 2019 में भी नीलामी के दौरान मनोहारी गोल्ड टी को 50,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी के साथ ये था आज का इंडिया 360। हैशटैग याद रखिए, #जी इंडिया 360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजें। नमस्कार।